Hello everyone. I hope your mains preparation is going really well. And I think some of the questions that you might be facing right now, like how to prepare current affairs, how to integrate them with the topics given in our syllabus. So this video is going to be helpful in that regard. If you see GS Mains Paper 2, उसमें भी जो हमारा टॉपिक है issues related to the growth and administration of the social service or the social sector. For example, health हो गया, education हो गया. ये topics हमें prepare करने हैं under the syllabus governance. So this handout that is presented right here in front of you is of governance, wherein we are just going to talk about education से related हम क्या क्या चीज़ें एक जगह पर compile कर सकते हैं, so that when we revise वो हमारे लिए इजी हो, क्योंकि इवेंचुअली रिविजन इज गोइंग टू बी द की वाइल आंसरिंग ऑल योर क्वेश्चंस, राइट? सो दिस हैंड आउट रादर आई वुड से कि जितने भी टॉपिक्स आपको दिए गए हैं, स्पेशली इन पेपर 2 एंड पेपर 3, आई वुड सजेस्ट कि आप हर एक टॉपिक को 2 से 3 A4 शीट्स में समराइज करो और उसको ही बार बार रिवाइज करो, उसको ही यूज करो. बिकॉज eventually what happens is that you have to answer everything under the word limit, that is 150 वर्ड या 250 वर्ड्स. इससे ज़्यादा आप अपने नॉलेज को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाएंगे. So it is advisable that you prepare every topic given under both paper 2 and paper 3 specifically into 2 to 3 A4 sheets paper. उसी कंटेंट को आपको चाहे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, आपको उसी कंटेंट को बार बार रिवाइज करके उसको ही यूज करना है. सो फॉर एग्जांपल इफ आई से कि अगर हमें एजुकेशन टॉपिक प्रिपेयर करना है तो हम कैसे अपने नोट्स बनाएं सो दैट उसको हम बाद में यूज कर पाए. तो let's have a look at this short note that I have presented in front of you is related to education. So if we say कि हमारा एजुकेशन जो है, एजुकेशन जो टॉपिक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसी जो हमारा पेपर का नाम क्या है, पेपर 2. पेपर 2 किससे रिलेट करता है? कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी. तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजंस है विद रिगार्ड्स टू एजुकेशन? अंडर फंडामेंटल राइट आर्टिकल नंबर 21A देयर इज अ राइट टू एजुकेशन आर्टिकल. ये गारंटी करता है कि हर बच्चे के पास राइट टू एजुकेशन है, विच इज अ फंडामेंटल राइट. देन अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट, यानी कि जो हमारी 7th शेड्यूल है वो बात करता है 3 लिस्ट की, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. तो एजुकेशन हैज बीन प्लेस्ड अंडर विच लिस्ट? कॉन्करेंट लिस्ट, विच मीन्स कि स्टेट भी लॉज बना सकते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, और यूनियन गवर्नमेंट दैट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऑल्सो मेक लॉज ऑन एजुकेशन. ये दो हमारे आर्टिकल्स हो गए या दो प्रोविजंस हो गए विद रिगार्ड्स टू कॉन्स्टिट्यूशन. देन some quotes related to education. See why we are suggesting that you also write down certain quotes, because education is a topic which will be helpful in your essay as well. So 3-4 quotes and you will be good to go. For example, learning gives creativity, creativity leads to thinking, thinking leads to knowledge, and knowledge makes you great. This quote is by Dr. APJ Abdul Kalam. Next quotation है, education is a public good. Public good मतलब which needs to be given to every citizen of this country to ensure कि हम एक नॉलेज सुपर पावर बन सके. और ये कहाँ पर मेंशन है? हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी अंडर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020. Then further it says there is no better investment towards our society's future than the high quality education of our young people. Then we have one sustainable development goal which is goal number 4. क्या कहता है कि हमें इंक्लूसिव और इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन इंश्योर करना है फॉर लाइफ लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल. सो दीज कोड्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कैन बी यूज अक्रॉस दी पेपर्स. आपके एसे में भी यूज हो सकता है, आपके एथिक्स में भी यूज हो सकता है, और जीएस पेपर 2 में तो यूज होना ही है. सो दिस इज समथिंग जनरल थिंग्स which we have written about एजुकेशन. सेम वे आपको हेल्थ के लिए भी करना है, सेम वे आपको पॉवर्टी के लिए भी लिखना है, क्योंकि ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको ऐसे में भी हेल्प करेंगे. तो कहने का मतलब ये है कि आपको कम चीज़ें लिखनी है
और दिमाग खोल कर पढ़ना है कि हम इसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं. सी, नो वन इज गोइंग टू आस्क कि आपने ये चीज सेम कहाँ कहाँ यूज की है. नो, we can use limited data across our papers, be it essay, be it ethics, be it that particular subject. Then what is the significance of education? Education enhances knowledge, which will help us increasing our productivity, which will increase our critical thinking. Critical thinking का मतलब है कि हम हर चीज को क्वेश्चन करें कि if suppose I am saying A stands for apple, then you should also say कि A से तो कुछ और भी हो सकता है. So critical thinking, the ability to cross question everything. So education enhances knowledge, which promotes critical thinking and advancement in our thinking capabilities. It also increases our participation. So participation will help us becoming an active citizen rather than being just a mere passive citizen. अगर कोई चीज हमारे सामने प्रेजेंट की जा रही है, rather than just taking that knowledge, we are also participating. Why? Because हमारे पास knowledge है. Then these collectively forms human capital. अगर हमारे पास ह्यूमन कैपिटल होगा तो क्या होगा? नेशन बिल्डिंग में हेल्प होगा. हम अच्छा परफॉर्म करेंगे इन द फील्ड ऑफ साइंस, इन द फील्ड ऑफ हेल्थ, इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सो ऑन. सो व्हाट आर द चैलेंजेस रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन? सबसे पहले एक्सेसिबिलिटी एंड इक्विटी. क्या सब तक नॉलेज पहुंच रही है या नहीं? तो क्या हमारे पास चैलेंजेस हैं? इसमें हम बात करेंगे कि एक्सेस एंड इक्विटी से रिलेटेड वी हैव चैलेंज ऑफ पब्लिक स्कूल एजुकेशन और प्राइवेट स्कूल एजुकेशन. फॉर एग्जाम्पल, काफ़ी गवर्नमेंट स्कूल्स में क्या होगा? टीचर्स अच्छे नहीं होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा, या फैसिलिटीज अच्छी नहीं है ओवरऑल. सो दीज आर दी चैलेंजेस विद रिगार्ड्स टू एक्सेस एंड इक्विटी. देन रूरल एंड अर्बन डिवाइड. रूरल जो विलेजेस वगैरह हैं, वहाँ पर जो स्कूल्स हैं गवर्नमेंट के या ओवरऑल कोई भी स्कूल्स हैं हमारे, वहाँ पर एजुकेशन का क्वालिटी इज नॉट दैट गुड. देन सोशो इकोनॉमिक बैरियर्स. सोशो इकोनॉमिक बैरियर्स का मतलब वी आर प्रमोटिंग ओनली मेल एजुकेशन एंड वी आर डिप्राइविंग गर्ल्स फ्रॉम एजुकेशन. सो दिस इज सोशो इकोनॉमिक बैरियर्स. इकोनॉमिक में क्या हो गया कि ड्यू टू पावर्टी, ड्यू टू लेस अवेलेबल फंड्स, हम क्या कर रहे हैं? बच्चों की एजुकेशन को रोक रहे हैं. सो दिस इज सोशो इकोनॉमिक बैरियर्स एज फार एज आवर एक्सेस एंड इक्विटी का चैलेंज इज कंसर्न. देन क्वालिटी. हमारे स्कूल्स में जो एजुकेशन दिया जाता है उसमें क्वालिटी से रिलेटेड क्या क्या चैलेंजेस हैं? फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम सेंट्रिक बहुत ज़्यादा व्यू है. 100 में से 94-95% हैज़ बिकम अ नॉर्म. जिसके 90+% बनेंगे तो हम उनको क्या करते हैं कि अच्छा, दिस पर्सन इज़ वेरी नॉलेजेबल. देन टीचर एब्सेंटिज्म. टीचर्स एब्सेंट होते हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर, टॉयलेट्स नहीं है, सीटिंग अरेंजमेंट्स नहीं है, बोर्ड्स नहीं है. सो दीज आर दी चैलेंजेस विद रिगार्ड्स टू क्वालिटी. देन गवर्नेंस एंड पॉलिसी. अब देखिए, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसको कोई गवर्न भी कर रहा होगा, है ना? तो विद रिगार्ड्स टू गवर्नेंस एंड पॉलिसी, व्हाट आर द चैलेंजेस? वी हैव फ्रैगमेंटेशन. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव यूजीसी, वी हैव AICTE. तो डिफरेंट लेवल ऑफ बॉडीज आर एडमिनिस्ट्रिंग एजुकेशन. तो इससे क्या होता है? मिसमैनेजमेंट होगा. मिसमैनेजमेंट होगा तो ओवरऑल हमारा एजुकेशन लेस डेवलप्ड होगा या लेस क्वालिटी होगा. नेक्स्ट चैलेंज इज विद रिगार्ड्स टू फंडिंग. हमारी जो फंडिंग है, जो एजुकेशन सेक्टर में फंडिंग जाती है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट इज़ वे लेस देन 5% ऑफ GDP. तो समवेयर अराउंड 4.5 to 4.6% ऑफ GDP इज एलोकेटेड टू द एजुकेशन सेक्टर. देन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्या क्या चैलेंजेस हैं? डिजिटल डिवाइड है, एडटेक है. एडटेक में क्या होता है? टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं बट समटाइम्स स्टूडेंट्स आर नॉट दैट एक्टिव. अगेन, जब हम क्लासरूम में कोचिंग अटेंड करते हैं या स्कूल जाते हैं तो क्या है कि हम तुरंत क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. वट एवर things that are coming into our brain, we can directly ask the teacher. However, with the rise of edtech, there is commercialization of education. डिजिटल डिवाइड में क्या है? अब क्योंकि फोन होना चाहिए, लैपटॉप्स होने चाहिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, बट गिवन द वास्ट पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री, ये सारी चीज़ें इंश्योर करना बिकम्स अ नाइटमेयर और बिकम्स ट्रबलसम. सो दीज आर दी challenges
with regards to school education. So, what is our government of India doing with regards to एजुकेशन सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है? फॉर एग्जाम्पल वी हैव नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि वी हैव टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू इक्विटेबल एंड वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी बाय प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल एंड देन बाय मेकिंग इंडिया अ नॉलेज सुपर पावर. So under the NEP, that is National Education Policy 2020, अब हमने इसके फीचर्स हमने यहाँ पर शॉर्ट में लिख लिए हैं कि सबसे पहले क्या है कि हमने स्ट्रक्चरल और पेडागोगिकल चेंजेस लाए हैं. पहले हमारे यहाँ 10+2 मॉडल फॉलो होता था, बट नाउ 5+3+3+4 मॉडल फॉलो किया जाएगा. फोकस विल बी ऑन मल्टीलिंगुअलिज्म. फॉर एग्जाम्पल जो हमारे साउथ के स्टेट्स हैं दे कैन फोकस ऑन देयर नेटिव लैंग्वेज, और जो हमारे हिंदी हार्ट बेल्ट के रीजन्स हैं दे कैन फोकस ऑन देयर लैंग्वेज, बिकॉज इट इज़ सेड दैट कि अगर हम अपने लोकल लैंग्वेज में पढ़ाई करते हैं तो वो ज़्यादा इनग्रेन्ड होता है हमारे लिए. सो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ये एक फीचर है मल्टीलिंगुअलिज्म. देन फोकस इज ऑन इंक्लूसिव एजुकेशन, देन करिकुलम रिफॉर्म्स, देन गवर्नेंस रिफॉर्म्स. फर्दर हायर एजुकेशन से रिलेटेड हमने क्या क्या हमारे गोल्स हैं कि हम अपना ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाएंगे बाय 50%, क्योंकि जब तक हम 12th के बाद में हम आते हैं तो ड्रॉप आउट रेशियो स्टार्ट हो जाता है. ड्रॉप आउट रेशियो मतलब कि हम आफ्टर 12th हम पढ़ाई करना बंद कर देते हैं, विच मीन्स कि जो हमने अपने ज़िंदगी के 12-15 ईयर्स दिए हैं वो आउटकम में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं. तो एज अ रिजल्ट अंडर दिस पॉलिसी हायर एजुकेशन हमारा सबसे पहले यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का विजन है अंडर दिस पॉलिसी इज टू इंक्रीज द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बाय अप टू 50%. कब तक? 2030 तक. देन मल्टीपल एंट्री एग्जिट पॉइंट होगा. मल्टीपल एंट्री एग्जिट से क्या मतलब है कि अगर आपने ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर किया एंड इफ़ यू आर नॉट लाइकिंग दैट प्रोजेक्ट तो आप कोई और चीज़ों में भी स्विच कर सकते हैं, और ऐसा नहीं होगा कि जो आपने 1 साल पढ़ाई किया है वो आपका वेस्ट होगा. वाई? बिकॉज इसमें क्या मैनेज किया जाएगा? एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट. आपका स्टूडेंट प्रोफाइल बनाया जाएगा जिसमें मैंशन होगा कि अच्छा दिस स्टूडेंट हैज़ डन दिस प्रोग्राम फॉर 1 ईयर, और जो भी आपकी लर्निंग्स होंगी वो सब आपका उसमें मेंशन किया जाएगा. देन अंडर दिस NEP our government of India is focusing on the building of National Research Foundation. Through this foundation there will be promotion of research and development, जिसको हम R&D बोलेंगे. देन डिजिटल एजुकेशन को प्रमोट करना है. फर्दर रेगुलेशन कि एक हायर बॉडी हो जो कि एक सिंगल हैंडेडली हमारी हायर एजुकेशन को रेगुलेट करे. देन व्यूज, सर्टेन व्यूज विद रिगार्ड्स टू NEP. अब ये डॉक्टर अमर्त्य सेन है, ही इज़ अ नोबेल लॉरिएट, जिन्होंने बोला है कि हमें स्टूडेंट्स की कैपेबिलिटी अप्रोच पर फोकस करना चाहिए. कैपेबिलिटी का मतलब कि जिस इंसान के अंदर जो स्किल्स हैं हम उसको होन करें. सो दिस शुड बी द पर्पस ऑफ एजुकेशन, एंड बाय NEP दिस इज एग्जैक्टली ट्राइंग टू प्रमोट कैपेबिलिटी अप्रोच. तो आप ये स्कॉलर का नाम कोट कर सकते हैं प्लस इनके व्यूज़ क्या हैं वो आप कोट कर सकते हैं. देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीजेज अ रिपोर्ट, असर रिपोर्ट, विच सेज दैट कि हमारे यहाँ 6 to 14 ईयर्स में जो ओवरऑल एनरोलमेंट रेशियो है वो कितना है? इट इज़ 98.4%. देन इट फर्दर सेज दैट कि गवर्नमेंट स्कूल्स में एनरोलमेंट ज़्यादा हुआ है. Then further this report says कि percentage of children in class 5 who can read a class 2 text decline. Now there is increase in private tuitions, which is highlighting the fact that the quality of education given in schools are not adequate. Then another report on higher education, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये बोलती है कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है हमारा हायर एजुकेशन में इट हैज़ इंक्रीज अप टू 27.3%. यूनिवर्सिटीज़ में इंक्रीज हुआ है बाय 46% सिंस 2014 से 15. गवर्नमेंट इन यूनिवर्सिटीज़ में एनरोलमेंट हैज़ इंक्रीज कितना? 73% तक. फर्दर जो हमारा गर्ल्स एजुकेशन है it has reached 49%. So this is how you need to prepare all these topics जो भी हमारे सिलेबस में मेंशन है. फॉर एग्जाम्पल ये आज हमने किया है एजुकेशन से रिलेटेड. सेम वे आप बाकी जो टॉपिक्स हैं आप उनको भी सेम वे इसी तरह से प्रिपेयर करेंगे, और कितना छोटा है कि आप कभी भी रिवाइज कर सकते हैं सोने से पहले सुबह उठकर. एनी डे यू आर गुड फॉर रिविजन.
So these short notes you have to prepare for end moment revision. So this was all about this topic education. आपको similarly सारे topics इसी तरह से prepare करने हैं छोटे 2 से 3 pages में short notes, because eventually आपको answer लिखना है 150 से 250 words में, and end moment पे revision करना becomes easy. So I hope you found this video helpful. Thank you so much and all the very best. Keep your preparation going on. Have a good day.